सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में दो मेथड है। एक कौन सा मेथड है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा नाम क्या बेटा? नेट एसेट वैल्यू। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एग्जाम में अलग अलग आएगा। गुडविल के लिए अलग से क्वेश्चन, शेयर्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन। तो एक मेथड है नेट एसेट मेथड एंड दूसरा है बेटा यील्ड वैल्यू मेथड। अब जो नेट एसेट वैल्यू कैसे आएगा? तो नेट एसेट वैल्यू बहुत इजी है। एसेट में से क्या माइनस करना है? लायबिलिटी। पर यहाँ पे ये एसेट कौन से एसेट होने चाहिए? तो टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ट्रेड, नॉन ट्रेड, सारे एसेट। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने कौन सा एसेट को इग्नोर किया था? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने नॉन ट्रेड एसेट को इग्नोर किया था। यहाँ पे एसेट को क्या करना बेटा? कंसीडर कर देना है। उसमें से क्या माइनस करना? लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको आएगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसमें से आपको क्या माइनस करना है? प्रेफरेंशियल कैपिटल। आपको क्या मिलेगा? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपको मिलेगा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। इसको ही हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। यील्ड वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा? तो यील्ड वैल्यू शेयर कैसे आएगा? तो यील्ड वैल्यू दो टाइप का है, बेस्ड ऑन अर्निंग बेस और बेस्ड ऑन डिविडेंड बेस, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे किसके ऊपर है बेटा? अर्निंग बेस के ऊपर है। तो स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसके लिए आपको क्या लेना है? एफएमपी। से एफएमपी कौन सा? जैसे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एफएमपी निकालते हो उस तरीके एफएमपी। पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नॉन ट्रेड इनकम नहीं होता, तो इसमें मुझे क्या करना है बेटा? नॉन ट्रेड इनकम को एड ऑन कर देना है। तो मिलेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। उसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड को माइनस कर दिया, आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर स्टेप नंबर 2 क्या बेटा? स्टेप नंबर 2 है ईआरआर। क्या बेटा? ईआरआर कैसे आएगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यील्ड वैल्यू कैसे आएगा? यील्ड वैल्यू इज इक्वल टू ईआरआर डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। आपको मिलेगा यील्ड वैल्यू पर शेयर। ये ऐसा डिविडेंड बेस। डिविडेंड बेस में क्या होता है? डिविडेंड बेस में आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ट्रांसफर रिजर्व, ये सब माइनस करने के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। सेम फॉर्मूला है। ओके, उसमें ओनली हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्रेफरेंशियल डिविडेंड के बाद ट्रांसफर टू रिजर्व भी करते हैं। अरे क्लियर? ओके, तो ये होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। बाकी तो सेम है। यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। फॉर्मूला सेम है, ओनली ईआरआर के बदले में क्या आएगा बेटा? यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ईआरडी आएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। और ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और एक तरीके से निकाला जाता है। दूसरा मेथड है कि आपको ना पास्ट ईयर के डिविडेंड के रेट दिए जाएंगे। पास्ट ईयर के डिविडेंड के रेट दिए जाएंगे। वो रेट सर 3 साल का रेट दिया तो 3 का टोटल लेना, डिवाइड बाय 3 लेना, आपको क्या मिलेगा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, सो ये बेसिकली इस तरीके निकाला जाता है। फिर इसमें फेयर वैल्यू भी आता है बेटा। फेयर वैल्यू कैसे आएगा? तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा? फेयर वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। तो 2022 का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आपके साथ, तो मैं डायरेक्ट 2023 का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2022 का क्वेश्चन है तो ये डिस्कस करके ही आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो। सो लिखा है द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड, राइट, एज ऑन 31 मार्च 2022। सो गुडविल क्या निकालना है? नीचे पढ़ना क्या पूछा उन्होंने। वो बोलते इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, यील्ड वैल्यू निकालो। 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, तो ऐसे छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। तो एसेट एट एग्रीड वैल्यू। ओके, तो चलो एसेट एट एग्रीड वैल्यू है। कौन से एसेट है एग्रीड वैल्यू फटाफट से बताओ। तो यहाँ पे सर गुडविल लेना है, तो यस, गुडविल कितना बेटा? 1 लाख है ना। सो गुडविल इज 1 लाख। गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सारे एसेट को लेना है। अरे क्लियर? इफ एग्रीड वैल्यू दिया होता तो मैं एग्रीड वैल्यू लिखता। यहाँ पे मशीनरी का ओनली एग्रीड वैल्यू दिया है। कितना मशीनरी का वैल्यू बेटा? 6 लाख। तो 5 लाख के बदले में, 5 लाख के बदले में मैंने यहाँ पे 6 लाख रुपीज लिख दिया है। अरे क्लियर? तो ये आएगा टोटल एसेट। उसमें से क्या माइनस करना है? लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दिया, आपको मिला नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। यह सब में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है। इफ दिया होता तो प्रेफरेंशियल कैपिटल भी क्या कर देता? माइनस कर देता। फिर मुझे मिलेगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर। आपको मिलेगा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। क्लियर?
उसके बाद आपको क्या निकालना बेटा, यील्ड वैल्यू निकालना है। यील्ड वैल्यू के लिए क्या चाहिए, तो यील्ड वैल्यू के लिए 3 स्टेप है। पहले चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स आपको दिया, बिफोर टैक्स दिया बेटा, तो ये 6,50,000, 7,50,000, 7 लाख, ये तीनों की टोटल करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, ओके तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से आपने इनकम टैक्स भर दिया तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से कितना परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो कहते हैं 20% प्रॉफिट ट्रांसफर करना, जो भी हमारा आफ्टर टैक्स आएगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, ईआरआर है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैसे आएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, आपको क्या मिलेगा बेटा, ईआरआर मिलेगा। और स्टेप नंबर 4 क्या बेटा, यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू कैसे आएगा, ईआरआर डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। सो ईआरआर हमारा कितना परसेंट है, 20%, एनआरआर हमारा कितना परसेंट है बेटा, 20%। सो 28 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100 किया तो आपको क्या मिलेगा, यील्ड वैल्यू पर शेयर। सर फेयर वैल्यू कैसे आएगा, ये पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा है बेटा। फेयर वैल्यू कैसे आएगा, तो दो वैल्यू का एवरेज, ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया बेटा, फेयर वैल्यू आ गया। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये कौन से क्वेश्चन का बेटा, इट इज नवंबर 2022 के पेपर में से ये क्वेश्चन मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसी तरीके से एक हम लोग करेंगे 2023 के पेपर में से, 2023 के पेपर में से, 2023 के पेपर में से। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो आपको पता है कि ये जो मेथड है नेट एसेट वैल्यू, फेयर वैल्यू बोला है पूछा उन्होंने। सो फेयर वैल्यू बोला है मतलब क्या निकालना पड़ेगा, यील्ड भी निकालना पड़ेगा और इंट्रिंसिक भी निकालना पड़ेगा। चलो फिर मेरे साथ ही सॉल्व करना। तो मैं कर रहा हूं यहां पे क्वेश्चन 2020 नवंबर 2023 नवंबर 2023 के पेपर में से हम लोग करेंगे। तो सर उन्होंने बोला कि पहले कौन सा निकालो, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर निकालो। और नेट एसेट वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एसेट माइनस लायबिलिटी करना चाहिए। पर आप सम जब रीड करोगे तो सम में देखो एसेट भी दिया नहीं है और लायबिलिटी भी दिया नहीं है। अरे दिया है क्या, एसेट भी दिया नहीं है और क्या नहीं दिया बेटा, लायबिलिटी भी दिया नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटी दिया नहीं रहेगा तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसे दिया जाएगा तो आपको ना एक कैलकुलेशन शेयर होल्डर फंड के हिसाब से करना है। मैंने बोला था ये बैलेंस शीट है, इट इज अ लायबिलिटी एसेट है ना, तो यहाँ पे फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, लोन फंड होता है ना, करंट लायबिलिटीज होता है। तो जब सम में आपको एसेट माइनस लायबिलिटी दिया जाता है तो ऐसे करते हैं हम लोग, एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया तो जो आता है वो नेट एसेट आता है, यस और नो, राइट। पर समझो सम में आपको ये दिया ही नहीं है सर, ओके, दे नॉट गिवन दिस अमाउंट, आपको ये कुछ दिया ही नहीं है, समझा। तो नेट एसेट, इसको ही हम लोग नेट एसेट कहते हैं। तो क्या आने से नेट एसेट कैसे आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको मिला के आपको क्या मिलेगा, नेट एसेट मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन करना है नवंबर 2023 का, तो उस तरीके से करना है, ओके। उन्होंने गुडविल का दिया है सर, पर देखो उन्होंने शेयर कैपिटल रिजर्व सब आपको इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये सम सॉल्व करने के लिए आपको नेट एसेट निकालने के लिए, तो नेट एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, नेट एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नेट एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और शेयर होल्डर फंड कैसे आता है बेटा, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस क्या बेटा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें से माइनस क्या करोगे बेटा, फिक्टिशियस एसेट को माइनस करोगे। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, आपको क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड मिलेगा। अरे क्लियर, ओके। चलो तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे नेट एसेट निकालते हैं। तो नेट एसेट कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, नेट एसेट या कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट बोलोगे तो भी चलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट कैसे आएगा, तो उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल, लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल।
चलो चेक करते हैं सम में कौन सा शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है. सो दे गिव यू द इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भी दिया है, तो मैं दोनों भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्विटी भी लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस भी लिख रहा हूँ. सो इक्विटी शेयर कैपिटल. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल? तो इक्विटी शेयर कैपिटल उन्हें दिया है 2 लाख शेयर ऑफ 10 each. तो 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10. सो 2 लाख मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा बेटा? 20 लाख आएगा. उसके बाद क्या बेटा? 10% प्रेफरेंस शेयर है. सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 20,000 shares. 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा? तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये कितना आएगा? सो 20,000 मल्टीप्लाई 100 इज हाउ मच? ये भी 20 लाख ही आ रहा है. बी क्या आएगा बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस. चलो चेक करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन सा 3 लाख. इट्स अ रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये सो नो. रिजर्व एंड सरप्लस के बाद सी लेस क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये कौन सा एसेट है बेटा? फिक्टिशियस एसेट जो है ये आपको माइनस करना है. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट? 60,000 है, तो यू हैव टू डिडक्ट द 60,000 हियर. तो ये माइनस करने के बाद आपको मिलेगा ये आपका शेयर होल्डर फंड है, और ये शेयर होल्डर फंड ही आपका नेट एसेट है. ये प्लस माइनस करने के बाद कितना आंसर आ रहा है चेक कर लेना. कितना? 42 लाख. सो 42 लाख 40,000. ओके. पर इसके नीचे भी उन्होंने कुछ तो एडजस्टमेंट दिया है, बराबर से पढ़ना. ओके. उस एडजस्टमेंट की और गेम है. नंबर 4 एडजस्टमेंट क्या लिखा है पढ़ो. तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि द वैल्यूएशन ऑफ एसेट रिवील दैट द एसेट एज पर द अकाउंट इज अंडर वैल्यूड बाय 5 लाख. वो कहते हैं कि देखो हमारी जो एसेट है ना वो 5 लाख से क्या बेटा? अंडर वैल्यूड है. अंडर वैल्यूड है इसका मतलब क्या होता है? अंडर वैल्यूड है इसका मतलब क्या होता है कि हमारी एसेट जो है 5 लाख से कम रिकॉर्ड हुआ है. अरे समझा? तो 5 लाख से कम रिकॉर्ड हुआ है तो आप एसेट को बढ़ाओगे, और जैसे आप एसेट को बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी नेट एसेट बढ़ेगा ना बेटा. सर कैसे बढ़ेगा? अरे सिंपल है ना बेटा. अंडर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे? 5 लाख यहाँ पे ऐड करोगे. जैसे आप 5 लाख ऐड करोगे तो एसेट साइड बढ़ जाएगा, उसमें लायबिलिटी माइनस का मतलब इनडायरेक्टली आपका क्या बढ़ा बेटा? शेयर होल्डर फंड बढ़ा ना. अरे यस और नो? राइट. तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा? ऐड क्या? अंडर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट बेटा? फिक्स्ड एसेट. अंडर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. कितना अंडर वैल्यूएशन है बेटा? 5 लाख. तो 5 लाख का अंडर वैल्यूएशन है, तो 42 लाख 40,000 प्लस 5 लाख करूंगा तो कितना आएगा? 47 लाख 40,000. और ये सो नो? इट इज 47 लाख 40,000. सोलो मेरे साथ हो? ओके. सो क्या ने से इट इज कॉल्ड एज अ नेट एसेट अवेलेबल फॉर. नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर किसके लिए? इक्विटी एंड प्रेफरेंस. नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस. उसमें से लेस क्या करना है? उसमें से आपको लेस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने ऊपर निकाला है कितना? 20 लाख से. तो 47 लाख 40 लाख में से आप 20 लाख माइनस करोगे तो 27 लाख 40 लाख आएगा. तो 20 लाख 40,000 इसको क्या बोलेंगे? नेट एसेट अवेलेबल फॉर होम. सो फॉर इक्विटी, बराबर ना. डिवाइड बाय व्हाट बेटा? So divide by number of shares. So how many number of share is there? So we have total 2 lakh equity shares. So we have total 2 lakh equity share. So 27 lakh 40,000 divided by 2 lakh. So you will get net asset value per share. Net asset value per share is how much? Huh? 13.70 per share. स्टेप नंबर 2 क्या है? याद हो गया सबका? उसके बाद क्या बेटा? नेक्स्ट विल बी नंबर 2 क्या? यील्ड वैल्यू पर शेयर. यील्ड वैल्यू पर शेयर. सो हाउ टू कैलकुलेट यील्ड वैल्यू पर शेयर? यील्ड वैल्यू कैसे आएगा? तो सब में देखना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. सो दे गिव यू द एवरेज पोस्ट टैक्स. पोस्ट टैक्स का मतलब क्या होता है?
आफ्टर टैक्स 3 साल का पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है कितना 8,20,000 टैक्स आपको एप्लीकेबल बोला है 4 लाख का कैलकुलेट करके दिया हुआ है बोलते इट इज एंटिसिपेट दैट ड्यू टू द अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन द प्री टैक्स प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय 20,000 है ना। तो वो कहते हैं कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है और मार्केट के अनसर्टेनिटी की वजह से आपका जो प्री टैक्स प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट प्री टैक्स मतलब बिफोर टैक्स पोस्ट टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स तो प्री टैक्स प्रॉफिट में क्या हो रहा है बेटा वो एकदम अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन होने की वजह से आपको जो प्री टैक्स प्रॉफिट जो है फ्यूचर में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होगा सर तो यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ओके ऐसे एवरेज क्वेश्चन नहीं है लेवल आपका क्वेश्चन की लेवल है यहाँ पे। तो आपको पोस्ट टैक्स प्रॉफिट दिया है बेटा सो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट मतलब क्या बेटा पैट दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है सो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कितना है 8,20,000 अरे क्लियर उसमें मैं क्या कर दूंगा ये जो टैक्स का अमाउंट उन्होंने दिया है ना वो टैक्स का अमाउंट एड ऑन कर दूंगा सो व्हाट इज द टैक्स अमाउंट द टैक्स अमाउंट इज 4 लाख राइट सो 8,20,000 प्लस 4 लाख करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा प्री टैक्स प्रॉफिट सो प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 8,20,000 प्लस 4 लाख सो दिस विल बी 12,20,000 it is 12,20,000 it is 12,20,000 समझ में आ रहा है ओके और वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आगे जाके ना ये 20,000 जो है आगे जाके है ना ये 20,000 हम लोग को मिलेगा नहीं आपका प्री टैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा विल बी दिखाई दे रहा है विल बी फ्यूचर में विल बी डिक्रीज बाय 20,000 तो लेस क्या बेटा उसको क्या कहेंगे डिक्रीज हो गया ना प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है कितने से 20,000 तो ये माइनस कर देना ये कितना आएगा 12,20,000 सॉरी इट इज 12,20,000 माइनस करने के बाद इट इज 12 लाख बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है अभी इसमें से क्या माइनस करेंगे टैक्स माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है दिक्कत ये है टैक्स रेट दिया नहीं है बेटा अरे समझते हैं क्या प्रॉब्लम में आपको टैक्स रेट दिया नहीं है तो जो ऊपर का टैक्स है वही यहाँ पे क्या बेटा एड ऑन करना है सो लेस करना है। अभी 12 लाख में से आपने 4 लाख को माइनस कर दिया तो कितना आएगा 8 लाख आ जाएगा ओके। अब ये दिया है कि यहाँ पे रेट देना चाहिए था रेट दिया होता तो सम ऑथेंटिकेट बन जाता है अरे क्लियर पर सम में रेट दिया नहीं जैसे प्रीवियस से हमने किया था ना हमने रेट दिया नहीं तो वही रेट हमने अप्लाई किया तो वहां पे वही अमाउंट ऑफ टैक्स हमने अप्लाई कर दिया ऐसे अप्लाई नहीं हो सकता एक्चुअली देखा जाए बिकॉज प्रॉफिट चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज होता है क्लियर पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका आ गया बेटा पोस्ट टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से माइनस क्या करोगे उसमें से माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड करेंगे है ना। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना बेटा हमारा सो यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल 20 लाख था रेट ऑफ डिविडेंड 20% है तो 20 लाख के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट बोला हमने 10% बोला तो 20 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा 2 लाख आएगा तो 8 लाख माइनस 2 लाख इज हाउ मच 6 लाख तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी है कितना 6 लाख रुपीज है। तो स्टेप नंबर 1 आ गया मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी स्टेप नंबर 1 आ गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी ट्रांसफर टू रिजर्व इसमें नहीं है बेटा ओके। सो प्रेफरेंशियल कैपिटल में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस कर दिया कितना है प्रेफरेंशियल डिविडेंड 10% है प्रेफरेंशियल डिविडेंड 10% है प्रेफरेंशियल कैपिटल 20 लाख है तो 20 लाख के ऊपर 10% इज 2 लाख डन। स्टेप नंबर 2 क्या है ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा इट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय व्हाट तो डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना बेटा 6 लाख है
एंड पेड अप कैपिटल कितना है हमारा, पेड अप कैपिटल कितना है, सो पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है आपने निकाला ना ऊपर, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो ना कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs है ना, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है 20 lakhs है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट आ रहा है यार देखो, सो 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख परसेंटेज तो कितना परसेंट आ रहा है 30% ERR आ रहा है। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 इट इज कॉल्ड एज यील्ड वैल्यू पर शेयर, यील्ड वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा, इट इज ERR डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। सो व्हाट इज ERR, ERR कितना परसेंट है 30% है, NRR कितना परसेंट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ 15 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% है, ओके, सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना है बेटा 10 each, करो कैलकुलेशन, तो 13 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स 20%, मत प्रेस करना बेटा 30% 15% मत करना, बिकॉज ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, अरे क्लियर। तो फेयर वैल्यू कैसे आएगा, जो मेन आंसर है इसका, सो फेयर वैल्यू इज एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ ना, तो नेट एसेट हमारा कितना है, नेट एसेट 13.70 है और ये कितना है 20 है, डिवाइड बाय 2 करना, सो 13.70 प्लस 20, 13.70 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज हाउ मच 16.85, डन, समझा, ओके, दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में दो मेथड है, कौन सा, नेट एसेट एंड यील्ड वैल्यू पर शेयर, एंड तीसरा कौन सा, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इज एवरेज ऑफ दो बोथ, क्लियर, ओके। सो एक क्वेश्चन है नवंबर 2018 के पेपर में से, इज नॉट 19 इज 2018, राइट, सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन है 2018 में आया था TYF में, और दे वांट कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, कैसे निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इसका, तो ऑल टेंजिबल एसेट आपको दिया हुआ है, द टेंजिबल एसेट इज 26 लाख, तो मैं उसके ऊपर ही रीराइट करके बता रहा हूं, तो मुझे बताओ, अरे यार सो यहां पे 26 लाख रुपीस आपको दिया हुआ है ना, दिया 26 लाख टेंजिबल एसेट दिया हुआ, ओके, सो 26 लाख एसेट दिया हुआ है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दिया बेटा 9 लाख दिया है, तो 26 लाख में से 9 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देना, तो 26 लाख माइनस आप 9 लाख करोगे, सो दिस इज 17 लाख, दिस एसेट अवेलेबल टू होम, दिस एसेट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस करना है, पर ये प्रेफरेंशियल कैपिटल कौन सा, रिडम्पशन वाला, कौन सा वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, अब उन्होंने क्या लिखा देखो, वो कहते हैं 6 लाख 5 लाख का प्रेफरेंशियल है विच इज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम कितना परसेंट 10%, तो 5 लाख आपका कैपिटल उस टेंजिबल एसेट आपका कितना है 26 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी आपका कितना है 9 लाख, ये माइनस करने के बाद आया कितना 17 lakhs, राइट। अब ये प्रेफरेंशियल जो कैपिटल माइनस करना है, कौन सा वैल्यू माइनस करना बेटा, रिडम्पशन वैल्यू, कौन सा वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, अभी रिडम्पशन वैल्यू दिया ना सब में, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, कितना है चेक कर, सो लिखा है 10% प्रीमियम है ना बेटा, 10% प्रीमियम है, तो मुझे बताओ 5 लाख के ऊपर 10% प्रीमियम कितना आएगा, 5,50,000, 5 लाख रुपीज प्रेफरेंशियल कैपिटल का वैल्यू और 10% प्रीमियम ना, सो 5 लाख प्लस 10% प्रीमियम, सो दिस विल बी 5,50,000, अरियस और नो, प्लस देखो अरियस ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2 साल का भी अरियर है, देखो करंट ईयर का प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता तो माइनस नहीं करता, प्रॉफिट में से जाएगा माइनस, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बेटा, अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो कितना आएगा वो, सो 5 लाख के ऊपर 6% 30,000 एक साल का आ रहा है, ऐसा कैसे निकाला, टोटल कैपिटल 5 लाख है, रेट ऑफ डिविडेंड 6% है, सो 5 लाख के ऊपर 6% इज हाउ मच 30,000, और कितने साल के लिए अरियर है 2 years,
तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज हाउ मच 60,000 और ये नो तो और ये सब प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी हमने यहाँ पे दे दिया। अरे क्लियर। तो 17 लाख माइनस 5,50,000 माइनस 60,000 दिस इज 10,90,000 और 10,90,000 डिवाइड बाय व्हाट बेटा 10,000। 10,000 क्या लिखा बेटा 10,000 इज अ नंबर ऑफ शेयर्स है ना। तो 10,90,000 डिवाइड बाय 10,000 तो 109 रुपीज पर शेयर इट इज ए इंट्रिंसिक वैल्यू। समझा। तो ये आपका कौन सा है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू है। डन। सो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपको माइनस करना है इनमें बिकॉज ऑफ लायबिलिटी है। ओके